नमस्कार। दृष्टि एचसीएस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का जो सेशन है उसका विषय है मध्यकालीन हरियाणा। सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है मध्यकालीन हरियाणा, और विशेष तौर पर आपके लिए इंटरेस्टिंग तब बन जाता है जब यदि आप हरियाणा से हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके मन में आए होंगे कभी, जिनका आपने आंसर जानने का प्रयास किया होगा। आज के सेशन में आपको ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, विशेष तौर पर जैसे कि यदि आप हरियाणा से हैं तो आपने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि जब आप अपने राज्य से, स्टेट से बाहर जाते हैं, मान लीजिए आप दक्षिण भारत में गए, काम के लिए गए, पढ़ने के लिए गए या कि कभी घूमने के लिए गए, और आपने किसी लोकल से बात की और हरियाणवी लैंग्वेज में मान लीजिए आपने, या हरियाणवी टोन में आपने उनसे बात की, और सामने वाले को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आप जिस टोन में बात कर रहे हो उसमें थोड़ी सी उग्रता है, मतलब थोड़ा सा उसमें एग्रेसिवनेस है, आप सोच रहे हो तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा क्यों है? इसका आंसर आपको इतिहास में ही मिलेगा। उसी के साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2.5% के आसपास है भारत की अप्रोक्सीमेटली यदि देखें तो। लेकिन आप आर्म्ड फोर्सेस में यदि वो देखेंगे ना, कंट्रीब्यूशन हरियाणा के लोगों का, तो वो लगभग 13 से 14% है। काफी ज्यादा है ये। ऐसा क्यों? इसका आंसर बताइए। क्योंकि एक कैंडिडेट से इंटरव्यू में प्रश्न पूछा था, वो हरियाणा से था, तो उससे ये प्रश्न पूछा था कि आप हरियाणा से हैं, आप ये बताइए कि आपके राज्य से इतने ज्यादा जो जवान हैं आर्म्ड फोर्सेस में, मतलब आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्स में इतने ज्यादा लोग क्यों जाते हैं, ऐसा क्या मेन रीजन है? तो फिर उन्होंने आंसर बताया, और आंसर उसमें जो पॉइंट है, ठीक है बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, एक उसमें इतिहास का भी एक एंगल है। क्योंकि आपको आज के सेशन के बाद समझ में आएगा कि जो हमारा जो इतिहास है उसका सीधा सीधा हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो इंपैक्ट है ना, वो सीधा सीधा होता है। मतलब हमारे शरीर के ऊपर, हमारे दिमाग, हमारे विचारों के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर इतिहास का सीधा सीधा असर होता है। आज के सेशन में आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। अब देखिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले एक पॉइंट पर चर्चा और कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। देखिए, जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, तो आपको पता है कि जो केंद्र रहा है, मतलब सत्ता का जो केंद्र है वो है ईस्टर्न इंडिया, मतलब आज का जो ये बिहार वाला और ये ईस्टर्न यूपी वाला जो रीजन है, पटना वाला विशेष तौर पर, ये रहा है पावर का केंद्र, पावर सेंटर। लेकिन जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो यही पावर सेंटर शिफ्ट होकर के दिल्ली की तरफ आ जाता है। क्योंकि आप देखिए, एंशिएंट टाइम में आप भले ही मौर्यन साम्राज्य को उठाइए, गुप्त साम्राज्य को उठाइए, आप महाजनपद में भी देखिए, नंद के समय पर जो महाजनपद थी, नंद के समय पर मगध महाजनपद, वही एक बड़ा साम्राज्य बना पाई। मगध महाजनपद से शुरू होने वाले एक बड़ा साम्राज्य जो बना था वो मौर्यन साम्राज्य, उसने पाटलिपुत्र से पूरे उत्तर भारत को नियंत्रण किया, कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। वहीं पर फिर बाद में जब एक बड़ा साम्राज्य बना वो था गुप्त साम्राज्य, उन्होंने भी अपनी राजधानी कहां पर रखी थी, वो भी इसी क्षेत्र में थी। लेकिन जब हम मध्यकालीन समय में आते हैं ना, मेडिवल टाइम में, तो यही पावर सेंटर शिफ्ट होकर के दिल्ली साइड, ये वेस्टर्न यूपी साइड आ जाता है, कन्नौज दिल्ली वाले साइड में आ जाता है ये। अब आप समझिए कि मध्यकालीन भारत में सत्ता का जो केंद्र है वो दिल्ली है, तो उसके आसपास का जो एरिया होगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, वो इतिहास में जरूर अपनी जगह बनाएगा वो। तो हरियाणा क्योंकि उस सत्ता के केंद्र के पास था, इसीलिए मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट है मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के ऊपर। और एक मूलभूत ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है जब मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास पढ़ते हैं कि व्हाई डिड सो मेनी डिसाइसिव बैटल, के इतने सारे जो भारतीय इतिहास में जो इतने सारे निर्णायक जो युद्ध हुए हैं वो सभी के सभी हरियाणा में ही क्यों हुए हैं? आपके दिमाग में आना चाहिए। और इसका उत्तर आपको पता भी चल गया होगा अभी तक, क्योंकि मेडिवल टाइम में जो पावर सेंटर वो शिफ्ट हो गया। भाई किसी को भी यदि किसी देश को जीतना है, यदि उस समय पर कोई आक्रमणकारी नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तो उनको क्या जीतना पड़ेगा? कैपिटल को जीतना पड़ेगा। कैपिटल क्या है उस टाइम पे? दिल्ली, कन्नौज, और यही पावर सेंटर था मेनली। तो वो जीतने के लिए पहले कैपिटल के पास आना पड़ेगा। कैपिटल के पास यदि आप आएंगे तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो भी सत्ता है वो बाहरी जो भी आक्रमणकारी हैं उनके साथ संघर्ष करेंगे तो किसी मैदानी इलाके में। और जो एक अच्छा खुला मैदानी इलाका आता है वो यही आता है हरियाणा का सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, इसी क्षेत्र में युद्ध हुए। आप बैटल ऑफ पानीपत एक देख लीजिए, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तरेन का युद्ध देख लीजिए, बैटल ऑफ तरेन पहला हो गया, दूसरा हो गया।
आप कितने सारे युद्ध उठा करके देख लीजिए, सारे के सारे हरियाणा की भूमि पर ही थे। और ये एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन है कि हरियाणा का जो संस्कृति है, हरियाणा का जो कल्चर है, हरियाणा के जो समाज है, हरियाणा के लोगों का साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, उनका शारीरिक विकास, उसके ऊपर इतिहास का, इन लड़ाइयों का सीधा सीधा असर है, वहां की भाषा के ऊपर सीधा सीधा असर है। ये इसको बोलते हैं थोड़ा सा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कवर करना। ठीक है, जो स्टैटिक आएगा उसको भी हम देखेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लेना, नहीं तो अगर आपको लगे नोट्स बना लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो दिल्ली का जो द्वार है वो हरियाणा से होकर ही गुजरता है, और आपको यह भी पता है कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड से जहां से भी बाहर के जो आक्रमणकारी आए, उनको यदि सत्ता हथियानी है और सत्ता पे नियंत्रण करना है, भारत के ऊपर कंट्रोल करना है, तो नॉर्थ वेस्ट के जो दर्रे हैं ना, उत्तर पश्चिमी जो दर्रे हैं हिंदू कुश में, वो क्रॉस करते हुए, पंजाब क्रॉस करते हुए, उनको हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ आना पड़ेगा। और जो हरियाणा है इसलिए बोलता है कि दिल्ली के लिए जो गेटवे है, जो रास्ता है, दिल्ली का जो द्वार है, वो हरियाणा से होकर ही गुजरता है। और इसीलिए मध्यकालीन भारत में हरियाणा एक सेंटर पॉइंट है सभी लड़ाइयों का। और हरियाणा की जो ज्योग्राफी है, हरियाणा का जो इतिहास है, उसके ऊपर सीधा सीधे मध्यकालीन भारत के इतिहास का सीधा इंपैक्ट है। अब देखिए, आपको पता है कि जो भी इन्वेडर थे, दे आर एंटरिंग फ्रॉम द खाइबर पास और द बोलन पास। ये पास याद रखना, खाइबर पास कहां पर है? हिंदू कुश में। बोलन पास, दे हैड टू, जितने भी बाहर के इन्वेडर्स आए, दे हैड टू क्रॉस दीज पास। वो हरियाणा में आने के लिए उनको एक क्रॉस करना पड़ेगा ये, और क्रॉस करने के बाद जो भी डिफेंसिव जो फील्ड थी, जो भी डिफेंस यहाँ की जो रूलर्स थे, उनको यदि डिफेंस के लिए अपनी फोर्स लेकर के जानी थी, तो वो हरियाणा के जो मैदानी इलाके हैं वहीं पर ले जा करके, क्योंकि दिल्ली को बचाना है, दिल्ली को बचाने के लिए उसके आसपास ही वो जमावड़ा करते थे ताकि वो दिल्ली में ना आ पाए। इसीलिए इतनी सारी लड़ाइयां सोनीपत में, उसमें पानीपत में हुई, बैटल ऑफ पानीपत 1 और 2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया? अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि इतनी सारी लड़ाइयां हरियाणा में क्यों हुई थी। तो उसका पहला रीजन क्या था कि दिल्ली जो राजनीतिक जो सत्ता का केंद्र थी मध्यकालीन जो समय है उसमें, और हरियाणा ने इसकी जो उत्तरी सीमाएं हैं उनको एज ए प्राकृतिक जो सुरक्षा और प्राकृतिक जो ढाल है वो बनी। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो टेरेन का भी एडवांटेज था, क्योंकि आपको पता है कि जो पानीपत, ये करनाल और ये जो तरेन का जो एरिया है, ये फ्लैट लैंड है, समतल मैदान है। तो बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो बड़ी आर्मी लेकर के आ रहे हैं, वो क्या चाहेंगे? वो ओपन में लड़ाई करना चाहेंगे, क्योंकि सक्रिय यदि क्षेत्र में हो और सक्रिय इलाके में जाएंगे तो बड़ी आर्मी का महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि बड़ी आर्मी सक्रिय मैदान में तो वैसे ही कमजोर पड़ जाएगी। जितना ज्यादा खुला मैदान रहेगा उतना ज्यादा बेहतर। तो बाहरी जो ताकतें हैं वो नॉर्थ वेस्ट से होते हुए, पंजाब से होते हुए हरियाणा में आकर के अपना जमावड़ा लगाती थी, ताकि एक खुला मैदान मिले जहां पर फास्टर मोबिलिटी हो, क्योंकि उनके पास घोड़े भी थे। तो घोड़े में सबसे बड़ी चीज क्या है भाई? देखिए, एंशिएंट टाइम में क्या था? बैटल टैंक, हाथी, जो ताकत का प्रतीक था। उसके लिए भी मैदान की आवश्यकता थी, लेकिन उससे बड़े मैदान में घोड़े कामयाब ज्यादा होते हैं, क्योंकि घोड़े को आप बहुत ज्यादा स्पीड से ले जाकर के आप अटैक कर सकते हो। ब्लिट्जक्रीग आप अटैक कर सकते हो, सडन अटैक कर सकते हो, क्विक और स्विफ्ट अटैक कर सकते हो आप। उसके लिए आपको मैदान चाहिए, और मैदान के लिए सबसे अच्छा जो इलाका है दिल्ली के पास वाला, वो ये हरियाणा वाला क्षेत्र है। तो ये यही बता रहा है कि पानीपत, करनाल और तरेन में जो समतल और जो विशाल समतल जो जमीन है, वो विशाल सेना और घुड़सवार और तोपखाने यहां पर तैनात किए जा सकते थे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। यदि हम तीसरा देखें तो जितने भी जो इन्वेडर्स हैं वो अपनी रसद, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ी एक और चीज होती है, आप युद्ध तो कर लेंगे, कोई भी आर्मी युद्ध कर सकती है, लेकिन आर्मी युद्ध को लंबे समय तक सस्टेन करे और जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा ले अपनी को, वो उस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सप्लाई चेन कितनी मजबूत है। यदि आपकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मजबूत है तो युद्ध जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। सामने वाले की यदि सप्लाई चेन कमजोर है, वो भले ही कुछ दिन के लिए मान लीजिए ताकतवर है, 10 दिन के लिए ताकतवर है, लेकिन उसके बाद उसकी सप्लाई लाइन इतनी मजबूत नहीं है, तो हारने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने रशिया पे अटैक तो कर दिया, अटैक करने के बाद रशिया के क्षेत्रों को जीतना भी शुरू कर दिया। स्टेलिनग्रेड जो शहर है, वहां पर आकर के बैटल हुई, फियरसम बैटल हुई, द बैटल ऑफ स्टेलिनग्रेड, जहां पर जो रशियन जो फोर्सेज है, सोवियत यूनियन की और जर्मनी की जो फोर्सेज, उसमें भयंकर युद्ध हुआ। इसीलिए जर्मनी की जो फोर्स है वो हारी, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन कट गई थी सर्दियों में। इतनी ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि जर्मन फोर्स की जो सप्लाई लाइन थी वही कट गई, और जर्मन फोर्स स्टेलिनग्रेड जो शहर था उसी में ही रुक गई फिर बस। और कहां ना तो पीछे बढ़ सकती, आगे उनको बढ़ने दिया नहीं जा रहा। तो इसीलिए लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बहुत जरूरी है।
तो यहां पर क्या होता था, क्योंकि ये काफी नॉर्थ वेस्ट साइड से जो आक्रमणकारी थे वो काफी अंदर तक आ चुके थे, तो वो ये इंश्योर करते थे कि जो सप्लाई लाइन है उसके ऊपर डिपेंडेंसी उनकी ना रहे, अपनी सारी चीज एक जगह लेकर के आ जाएं और काफी दिनों तक सस्टेन करने के लिए उन सारी चीजों को यहीं पर ही रख दिया जाए। तो इसीलिए जो भी इन्वेडर्स जो थे, जो आक्रमणकारी थे, वो अपनी रसद रेखाएं इतनी ज्यादा लंबी करना नहीं चाहते थे और आकर के यहीं पर अपना जमावड़ा करते थे। ये भी एक पॉइंट है। उसी के साथ साथ क्लाइमेटिक विंडो, मौसम का जो अनुकूल होना यहां पर, क्योंकि जितनी भी जो मेजर जो बैटल थी आप देखेंगे भाई, मॉनसून के टाइम तो बारिश ज्यादा है तो इतनी ज्यादा लड़ाई हो नहीं सकती, तो सर्दी में आपको मिलेगी। पानीपत के युद्ध देख लीजिए आप। तो इसीलिए मौसम का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितनी भी जो युद्ध थे देवर फोर्ट इन द ऑटम विंटर, और क्योंकि मॉनसून के समय तो जो नदियां थी जैसे सरस्वती हो गई, यमुना हो गई, इनमें अपने आप ही बहुत ये विशालकाय नदियां हैं। मॉनसून के टाइम तो पानी ज्यादा है, तो लड़ाई करना, नदियों को क्रॉस करना संभव नहीं। तो इसीलिए मैदानी इलाका आता है जो कि बहुत सुटेबल भी है, ओपन भी है, इजीली एक्सेसिबल भी है आर्मी की मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए भी। इसीलिए जितने भी द्वंद्व रहे, बाहर से आने वाली जितनी भी ताकतें थी, उनके लिए हरियाणा ही रहा। और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट है हरियाणा की उसके ऊपर, संस्कृति के ऊपर, हरियाणा के समाज के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट है। अब हम और आगे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इतिहास। देखिए, जब हम मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास की बात करते हैं तो हम समय जो टाइमलाइन है वो है 7th to 8th सेंचुरी एडी से शुरुआत करते हैं और लगभग हम 1803 तक आते हैं। एक सुरजी आंजन गांव ट्रीटी है, संधि है, वहां तक हम बात करते हैं और इसके बाद हम हरियाणा में जो आधुनिक हरियाणा है उसकी शुरुआत करते हैं और वहां का इतिहास पढ़ते हैं हम। तो जो टाइम लाइन है, जो समय रेखा है, वो 7th 8th सेंचुरी से 1803 तक, यहां तक का हमें टाइमलाइन देखनी है। हमें क्या देखना है, हमें ऊपर ऊपर से देखना है कि कौन से रूलर्स थे, उनका क्या नाम था और उनका जो क्षेत्र था, जो एरिया था, रूलिंग एरिया, वो कौन सा था, कोई यदि इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका कोई कार्य था तो वो क्या था, वो देखेंगे हम। अब देखिए, जब गुप्त साम्राज्य नॉर्थ इंडिया में, जैसे हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन तक हमने कवर कर लिया था, गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन के जाने के बाद, देखिए हर्षवर्धन हर्षा जो एम्पायर था वो ज्यादा समय तक नहीं टिका। हर्षवर्धन के जाने के बाद जो लोकल जो सामंत थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने सत्ता हथिया ली। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब कि हर्षवर्धन ने यदि इतना बड़ा एम्पायर बनाया था तो वो अपने कुछ शक्तिशाली लोगों से, अपने मिलिट्री जो उनके जो वो होंगे कमांडर, उनके साथ मिलकर के बनाया। मान लीजिए एक मिलिट्री कमांडर ये हो गया, एक मिलिट्री कमांडर के कंट्रोल में इतना क्षेत्र है, इतना, ये दूसरे के, ये तीसरे के पास, ये चौथे के पास, ये पांचवें के पास। तो ये जो मिलिट्री कमांडर हैं ये इतने बड़े सामंत बन गए। सामंत मतलब इनके पास अपने एरिया में बहुत ताकत है, ये बाहुबली है अपने एरिया के। अब ये जो लोकल ये छोटे छोटे बाहुबली है, ये पहले थे हर्षवर्धन के अंडर पूरे नॉर्थ इंडिया में। अब जैसे हर्षा का देहांत हुआ तो ये जितने भी थे ये सारे के सारे अपने क्षेत्र के बाहुबली और राजा बन गए अब, और अपना जो इंडिपेंडेंट शासन चलाने लगे। तो मध्यकालीन दौर में की शुरुआत से पहले, मतलब 7th 8th सेंचुरी की शुरुआत में, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंती जो थे प्रधान, ये सभी अपनी सत्ता चलाने लगे। और ऐसों में ही थे कुछ, जैसे तोमर हो गए, चौहान हो गए, एक टाइप से। अब देखिए, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहां पर 7th और 8th सेंचुरी में इसके नॉर्थ में थे तोमर। और तोमर ने कहा किस टाइम तक रूल किया, तोमर्स ने रूल किया 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया। यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि ऐसे पॉइंट बताइए सिर्फ जो कि एग्जाम में आए, उसके अलावा कुछ भी मत बताइए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दिल्ली की जो स्थापना की थी वो तोमरों के द्वारा ही हुई थी। उसी के साथ साथ जो सूरज कुंड है फरीदाबाद में, उसको किसने बनाया था, तोमर ने बनाया था। और उसी के साथ साथ एक है आसीगढ़ फोर्ट एट हांसी, ये हिसार के पास आसीगढ़ फोर्ट एट हांसी, इसकी भी जो स्थापना थी और इसको किसने बनाया था, ये तोमर वंश के जो शासक थे उन्होंने ही बनाया था। 3 पॉइंट याद आपको रखने हैं। और पहला पॉइंट ये भी याद रखना है कि तोमर ने कहां पर रूल किया था, इस वाले क्षेत्र में रूल किया था। टाइमलाइन क्या थी उनकी, 8 से 12वीं सेंचुरी तक की टाइमलाइन थी। जो ये साउथ वेस्ट, ये जो महेंद्रगढ़ साइड का पार्ट हो गया, रेवाड़ी का पार्ट हो गया, यहां पर उसी समय चौहानों का भी वंश था। और चौहानों ने बाद में धीरे धीरे क्या किया था, चौहानों ने बाद में तोमर वंश के जो शासक थे उनको हराया और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हरियाणा वो चौहान वंश के अंदर आ गया था। अब देखिए, यहां पर आपको 2 नाम याद रखने हैं। सबसे पहला अर्नोराज, ये पॉइंट याद रखना है। विग्रहराज 4, इन्होंने तोमरों को हराया था, दे डिफीटेड तोमर, और जो हरियाणा था उसको एनेक्स कर लिया था। उसके बाद इन्होंने जो हांसी जो था
जो जगह हांसी और हांसी का जो पैलेस था उसको फोर्टिफाई किया, मतलब उसकी किलाबंदी की। और इसीलिए वो गजनवी जो रेड थी ना, गजनवी रेड, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से यहां से अटैक होने शुरू हो गए थे 9th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में, तो चौहान ने ही इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने का काम किया था काफी सालों तक। और जब उन्होंने हांसी को फोर्टिफाई किया, मतलब हांसी हिसार के पास उसकी किलाबंदी की, जैसे यहां पर उसकी जब किलाबंदी की, तो ये एक वो बना स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए। किससे? गजनवीद से। कहां से? वो यहां से आते थे ऐसे नॉर्थ वेस्ट से होते हुए, पंजाब से होते हुए अपनी फोर्स को लेकर के। तो ये एक स्ट्रेटेजिक उसका डिफेंस का काम किया इसने। उसी के साथ साथ दे सिक्योर्ड द ट्रेड लिंक बिटवीन द मुल्तान एंड दिल्ली, क्योंकि आपको पता है दिल्ली से, और यदि आपको व्यापार करना है, सिल्क रूट से कनेक्ट होना है, तो आपको दिल्ली हो गया, फिर पंजाब के क्षेत्र से होते हुए यूं आप नॉर्थ वेस्ट साइड में जा सकते हैं। तो उस ट्रेड लाइन को भी सिक्योर करना है, तो चौहान ने उनको भी सिक्योर करने की कोशिश की, मतलब उस सिक्योर करने का मतलब अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, देखिए अब आते हैं चौहान के टाइम पर ही सबसे पहला बैटल ऑफ तरेन, वो थी 1191 में। तरेन का जो प्रथम युद्ध है, ये किस किस के बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेस मोहम्मद गोरी। और पहला जो बैटल ऑफ तरेन थी उसमें विजेता कौन थे? उसमें पृथ्वीराज जो चौहान थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। मोहम्मद गोरी को हराया, गोरी जो थे वो काफी इंजर्ड हो गए। उसके बाद उन्होंने रिट्रीट किया, वो भाग गए, लेकिन उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि जो राजपूत थे वो एथिकल बैटल पे विश्वास करते थे। युद्ध में क्या एथिकल बैटल? ठीक है, सामने वाला जो आ रहा है वो कोई एथिक्स मान नहीं रहा, आप क्यों मान रहे हैं एथिक्स? जीतिए, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर जो थे, जो राजपूत थे, वो एथिकल बैटल पे विश्वास करते थे कि जब तक सामने वाले के पास तलवार नहीं होगी हम लड़ाई नहीं करेंगे। सामने वाले यदि निहत्था है तो हम उसको मारेंगे नहीं, सामने वाले ने हार मान ली तो मारेंगे नहीं, भागते हुए उसका पीछा नहीं करेंगे। यदि पीछा करते तो पहले बैटल ऑफ तरेन में शायद उनको मार दिया होता, लेकिन उनको जाने दिया। अगले साल वो फिर आ गए। ये थे सेकंड बैटल ऑफ तरेन कब थी? 1192 में। और ये तरेन जगह कहां पर? ये करनाल वाला और जो नॉर्थ हरियाणा का जो रीजन है ना, वहां के आसपास की जगह है। फिर से फाइट हुई, लड़ाई हुई, किसके बीच में? मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। इस बार गोरी जीत गए, और गोरी ने, क्योंकि इस बार वो अपने टैक्टिक्स के साथ आए थे, उनकी जो कैवलरी थी, आर्चरी थी और टैक्टिकल जो रात में जो लड़ने की जो स्ट्रेटजी थी ना, वो इस बार स्ट्रॉन्ग थी, पूरी तैयारी के साथ आए थे इस बार। तो सेकंड बैटल ऑफ तरेन में जो चौहान थे उनको हरा दिया और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और यहीं से ही हरियाणा और ये आसपास का जो क्षेत्र है, खास करके नॉर्थ इंडिया, ये जो पंजाब हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, कुछ राजस्थान का, कुछ यूपी, यूपी का जो क्षेत्र है, अवध का मतलब वेस्टर्न यूपी का जो क्षेत्र है, यहां पर टर्को अफगान ये शासन आया। और यहीं से ही, जो याद रखिएगा, तरेन का जो दूसरा युद्ध है, इसी ने राजपूतों का जो शासन है उसका अंत किया। और अंत करने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग यहीं से ही प्रशस्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जगह हरियाणा में कहां, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए अब एक करंट अफेयर्स में भी एक चीज थी कि एक करंट अफेयर्स में एक पॉइंट था, हेरिटेज एंड टूरिज्म कॉरिडोर। अब ये हेरिटेज और टूरिज्म कॉरिडोर क्या है? देखिए, विरासत एवं पर्यटन गलियारा। ये विरासत और पर्यटन जो गलियारा की जिसकी स्थापना हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि ऐसे हमारे बहुत से शहर हरियाणा में, जैसे कि करनाल है, जैसे कि पानीपत को पता है, वहां पर तो वॉर मेमोरियल भी, काला अम्ब, उसको विकसित करिए उसको, ताकि वहां पर घूमने जो लोग आए उनको पता रहे कि बैटल ऑफ पानीपत 1 में क्या हुआ था, 2 में क्या हुआ था, 3 में क्या हुआ था। करनाल में बैटल ऑफ तरेन 1, बैटल ऑफ तरेन 2, वहां पर म्यूजियम बनाइए, वार मेमोरियल बनाइए वहां पर, ताकि वहां पर टूरिज्म बढ़े। ऐसे ही हिसार में भी, ऐसे ही महेंद्रगढ़ में भी। तो ये जो हमारे जो हेरिटेज जो सेंटर हैं, ये विरासत के जो केंद्र हैं, आप इनको ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनाइए। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को यदि बढ़ावा देंगे तो कुछ किले आपको उनको रिनोवेट करना पड़ेगा, युद्ध क्षेत्रों को उनसे जोड़ना पड़ेगा, म्यूजियम बनाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा? उससे टूरिज्म बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे केंद्र बनाइए, संग्रहालय बनाइए आप, म्यूजियम्स, ताकि उससे ये जितने भी शहर हैं और इनका इतिहास, वो सारी की सारी चीजें बताई जा सके, उससे टूरिज्म का भी विकास हो सके। ये मेन पॉइंट है इसका, विरासत एवं पर्यटन गलियारे का। उसी के साथ साथ आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि जो पानीपत काला अम्ब है, ये कहां पर है पहले तो पता होनी चाहिए, ये है क्या। देखिए, पानीपत जैसे थर्ड बैटल है ना, जो तीसरी थी पानीपत, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उस साइट पर है काला अम्ब। और ये द रिस्टोरेशन ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत,
ये काला अम्ब के द्वारा है, मतलब पानीपत का काला अम्ब किस चीज का प्रतीक है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ तरेन जो मेमोरियल है जो करनाल में है, ये क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ पृथ्वीराज चौहान स्मारक। पृथ्वीराज चौहान की स्मारक कहाँ है? एक स्टैटिक पॉइंट है, सीधा सीधा है, कहां पर है? याद रखिएगा, तरेन में है। और ये तरेन कहां पर? करनाल के पास है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट है जो कि करंट से लिंक है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री को उससे भी लिंक कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आए थे और वो थे बलबन। अब बलबन को हरियाणा के इतिहास से कनेक्ट करके हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बलबन ने, आप देखिए, ये जो दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, जो आज का मेवात है, ये जैसे आज का जो ये नू हो गया, ये मेवात वाला क्षेत्र हो गया, ये दिल्ली के पास है, ये दिल्ली हो गया। एक मिनट, दिल्ली कहां पर है? ये दिल्ली है। तो दिल्ली के आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये अभी भी आप जाकर के देखना, अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये क्षेत्र अभी भी। और यहां पर अभी भी है, चोरी की समस्या भी है, चोरी डकैती की समस्याएं काफी मिलती है अभी आज के दिन। उस समय भी, क्योंकि बलबन की जो दिल्ली यहां पर थी, उसको सीधा सीधा यहाँ की जो सत्ता थी उससे सीधा सीधा चैलेंज था। किस चीज में चैलेंज था? कि यदि कोई व्यापारी है वो इधर से जाए तो भी उनको प्रॉब्लम हो, यहां से ना जाने दे। उसी के साथ साथ क्योंकि ये दिल्ली के पास इतना है, बिल्कुल लोकेशन इसकी स्ट्रेटेजिक है, वो दिल्ली के पास है, तो बलबन की सत्ता को सीधा सीधा चैलेंज हो रहा था। बलबन ने यहां पर क्या किया, जितने भी, अच्छा, बलबन कुछ कर भी नहीं पा रहा था। बलबन को समस्या क्या थी कि अगर वहां पर लड़ने जाएं तो वहां पर इतनी ज्यादा पहाड़ियां हैं, इतने ज्यादा जंगल हैं कि जो सेना है उनको, सेना को खुले मैदान में लड़ने की वो है, हैबिट है। अब गोरिल्ला वॉरफेयर से यहाँ के जो मेवाती जो लोग हैं, मेवाती राजपूत थे यहाँ पर पहले, वो आर्मी में जो भी आए, यदि आर्मी 20,000 की भेजी है दिल्ली सल्तनत ने, तो उसको टैकल करने के लिए 5,000 सैनिक ही काफी थे, क्योंकि वो तो गोरिल्ला पद्धति से लड़ाई कर रहे हैं। 2 थप्पड़ देते हैं, उसके बाद जंगल में अंदर, उनको संभाले कैसे? तो बलबन ने जो पॉलिसी जो अपनाई थी वो थी आयरन एंड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसके तहत उन्होंने यहां पर जो लोकल रूलर्स थे, जो कि विद्रोह में थे, उन सबको कुचलने के लिए जंगलों तक को भी काट दिया, जला दिया, चौकी बनाई, पोस्ट बनाई, जिसने भी विद्रोह किया सीधा कुचल दिया। इसको बोलते हैं बलबन की जो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी थी। स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन कैसे किया उन्होंने? जो मेवाती राजपूत थे, कहां पर? गुड़गांवा और नारनौल के क्षेत्र में जो मेवाती जो राजपूत थे, स्थानीय लोगों के विद्रोह के कारण यहां पर भारी अशांति थी। इसके कारण बलबन ने जितने भी जो विद्रोही थे, उनके छिपने वाले जो घने जंगल थे उनको ही कटवा दिया, उनको जलवा दिया कि उड़ा दीजिए। कि क्या करते हैं, हमने सैनिक भेजा, ये पेड़ पे चढ़े हुए हैं, वहां से गर्म तेल डाल दिया, वहां से पत्थर मार रहे हैं, वहां से बोले एक काम करो, पूरे जंगलों को ही जला दो। अब कहां छुपेंगे, कहां जाएंगे, बताइए। और फिर बाद में जब उनको छोड़ा एक उस पॉइंट पे, तो ये भी था कि वहीं से ही यहाँ के जो राजपूत जो थे, मेवाती राजपूत, उनका जो धार्मिक जो रिलीजियस जो कन्वर्जन है वो यहीं से ही हुआ था। क्योंकि बलबन ने ये ऑफर दिया था कि यदि आप इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके जो पुराने वो माफ कर दिए जाएंगे। इसलिए देखना यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज्यादा, वो किसी समय मेवाती राजपूत थे। अब देखिए, विद्रोहियों को सफलतापूर्वक कुचलना और गुलाम वंश के लिए दिल्ली की सीमाओं को सुरक्षित करना, यह बलबन का मेन काम था। और बलबन के इस पॉइंट को हरियाणा के इतिहास से कनेक्ट करके आप पढ़िएगा, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक भी एक शासक थे मध्यकालीन उसमें टाइम में। तुगलक वंश थे, मतलब जो उससे दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश था, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक थे एक। अब फिरोज शाह तुगलक से संबंधित क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? अर्बन फाउंडेशन, जो कुछ शहरों की इन्होंने स्थापना की, कनाल के नेटवर्क को कुछ बनवाया, और उसी के साथ साथ इसका भौगोलिक प्रभाव भी था। कैसे? जैसे हिसारे फिरोज शाही, वो 1354 में इसका फाउंडेशन किसने किया था? इसका फाउंडेशन फिरोज शाह तुगलक ने किया था, हिसारे फिरोज शाही, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जो फतेहाबाद है, इसका नाम कैसे आया? इनके जो पुत्र थे फतेह खान, उनके नाम पे आया। तीसरा पॉइंट क्या है? फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद खेड़ा, मतलब इन सभी की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, तीनों के तीनों याद करने, आप तीनों के तीनों याद रखिएगा आप। दूसरा, कैनाल नेटवर्क के जो वेस्टर्न जो यमुना कैनाल है, उसकी जो वहां से पानी ऐसी जगह पर लेकर के जाना जहां पर जैसे हिसार वाला क्षेत्र हो गया, भिवानी वाला क्षेत्र हो गया, ताकि वहां पर कृषि का विकास हो सके। यदि आपको इंडिया के मैप, उसको हरियाणा के मैप पे देखना है तो आप देख सकते हैं। देखिए, एक मिनट रुकिए। जैसे कि आपको पता है कि यमुना कहां पर है?
हरियाणा के वेस्टर्न बॉर्डर पर, हरियाणा के, सॉरी एक मिनट, हरियाणा के इस बॉर्डर पर है, एक मिनट, यहां पर है हरियाणा के ईस्टर्न बॉर्डर पर यमुना। यमुना में तो पानी है, ठीक है, यमुना पेरिनियल रिवर भी है, मतलब सर्दियों में भी पानी रहता है, गर्मियों में भी, मॉनसून के टाइम थोड़ा सा ज्यादा पानी है। तो यहां से जब सरप्लस पानी है इस नदी में, और आपको पता है कि हरियाणा में क्योंकि कृषि बहुल प्रदेश है, और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जैसे यहां पर हो गया हिसार हो गया, भिवानी हो गया, यहां पर खेती बाड़ी तो करनी है, पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही, तो उन्होंने कैनाल सिस्टम बनाए थे, कैनाल नेटवर्क बनाए थे, और सरकारी खर्च पर, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड ऐसे कैनाल नेटवर्क बनाए थे। यदि आप किसान हैं नॉर्मल और आपको पानी की आवश्यकता है तो आप यहां से पानी ले, हाँ थोड़ा पैसा आपको देना पड़ेगा, जो भी उस टाइम पे होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था किसने की थी, कैनाल नेटवर्क की व्यवस्था उस टाइम पर फिरोज शाह तुगलक ने, और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को हरियाणा के इतिहास से कनेक्ट करके हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हिसार के जो शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर सिंचाई लाने का काम किया था, कहां से, पश्चिमी यमुना जो नहर है उस पर कनाल बनवाई थी उन्होंने, उसका निर्माण किया था। उसी से संबंधित एक दो पॉइंट ये भी याद रख लेना, दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर द हरियाणा एग्रीकल्चर, क्योंकि ये जो कनाल बनाई थी, जो नेटवर्क बनाया था, हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। चलिए अब हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद सैयद वंश आया, लोधी आए, और उन्होंने जो लोकल, जो हरियाणा में जो लोकल रूलर्स जो थे उनके साथ संघर्ष किया। लोकल जो रूलर्स थे उन्होंने विद्रोह भी किया, जैसे कि आपको ये पॉइंट याद रखना है, खोखर्स एंड मियो ट्राइब, इनके साथ संघर्ष था, किनका, सैयद का और लोधी का, सीधा सीधा यही लिखा हुआ। सैयद और लोधी वंश के जो तख्त जो थे ना, उनके तहत जो खोखर और मेव जो जनजाति थी, मियो मेव जो जनजाति थी, उनके साथ लगातार उनका विद्रोह रहा, लगातार संघर्ष रहा, और इसी कारण ये जो क्षेत्र था ये अशांत रहा क्षेत्र। जैसे कि आज का जो ये मेवात का जो क्षेत्र है, नूह का जो क्षेत्र है, ये अभी ऐसी बात नहीं, अभी से ही, ये बहुत टाइम से ही इसी प्रकार से रहा है, यहाँ पर अशांति काफी समय से रही है। उसी के साथ साथ अगला देखिए आप, सुल्तान इब्राहिम लोधी के समय, क्योंकि उस टाइम पे सेंट्रलाइजेशन बढ़ गया था, हार्श पनिशमेंट पॉलिसी, इन चीजों ने जो लोकल जो गवर्नर जो थे, जो अफगान नोबल्स थे, उनको वो कर दिया, मतलब उनको, उनके मन में जो इनके लिए था, लोधी वंश के लिए जो लॉयल्टी थी उसको खत्म कर दिया। और यहाँ के जो लोकल रूलर थे, जो मेवात को, नूह को, हरियाणा के अदर हिस्से में जो थे जो पंजाब के जो गवर्नर थे, ये सभी दिल्ली में बैठे हुए जो दिल्ली सल्तनत के जो थे इब्राहिम लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी थे, उनके खिलाफ लोकल गवर्नर्स और जो लोकल अफगान जो नोबल्स थे, उनका पलड़ा और उनका मन उनसे हट गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिस बिकम द फाइनल ट्रिगर पॉइंट, किस चीज के लिए फाइनल वो बनाए कि इन्होंने उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की था, उसकी नींव रखी है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में किस प्रकार से रहा, क्योंकि जो दौलत जो खान थे वो असंतुष्ट थे, वो लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी थे उनको हटाना चाहते थे, इसीलिए जो दौलत खान जो थे और आलम खान ने, उन्होंने आधिकारिक तौर पर जो बाबर जो थे उनको भारत में बुलाया, उनको न्योता दिया कि आप आइए भारत में, भारत पर आक्रमण करिए, इब्राहिम लोधी को हराइए, लोधी वंश को हटाइए और आप यहां पर आइए। तो इसकी जो शुरुआत थी और इसकी जो मेन जो वो था ट्रिगरिंग पॉइंट, इस लड़ाई की नींव कहां से रखी गई, इसी जगह से रखी गई थी, इसीलिए हम हरियाणा के इतिहास में इसको महत्व देते हैं और पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, तीन जो लड़ाइयां हुई है, बैटल ऑफ पानीपत 1, बैटल ऑफ पानीपत 2, बैटल ऑफ पानीपत 3, उसको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला तो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पता होना चाहिए कि डेट कौन, 1526, 1556, 1771। अब आपको सेकंड पॉइंट ये पता होना चाहिए कि किन किन के बीच ये लड़ाई लड़ी गई, जैसे कि बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, पहली बैटल ऑफ पानीपत 1556, 1526, जीते कौन, बाबर। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या याद रखना है कि मुगल जो साम्राज्य थी उसकी शुरुआत हुई थी यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग आ सकता है। दूसरी बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1556 में, पहली कब थी, 1526 में। तो 1556 में ऐसा क्या हुआ, इसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, ध्यान रखिए, मुगल वंश की शुरुआत यहां से हुई थी पहले से। जो दूसरी जो थी उसमें अकबर और बैरम खान, क्योंकि अकबर तो छोटे बच्चे थे, उनकी तरफ से जो सारी चीजों का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन थे, वो बैरम खान।
बैरम खान और हुमायूं के बीच में सीधा सीधा संघर्ष हुआ, जिसमें बैरम खान ने हुमायूं को हरा दिया, जबकि हुमायूं का पलड़ा भारी था, एक भी लड़ाई नहीं आ रहे थे, 100 ओपनिंग में आ रहे थे और 100 स्कोर था, लेकिन 0 पे आउट कर दिया इनको। और वो 0 पे आउट करने के बाद अकबर जो छोटे थे और बैरम खान के नेतृत्व में मुगल जो वंश था उसको कंसोलिडेट किया, पहले तो रिस्टोर किया और फिर उसके बाद कंसोलिडेट अकबर ने किया, क्योंकि मुगल वंश की जो स्थापना यहां पर हुई थी उसको खतरा आ गया था हेमू से। हेमू बहुत ताकतवर था और हेमू ने जब दिल्ली पर कंट्रोल अपना और वर्चस्व स्टेब्लिश करने की, बनाने की प्रयास किया, तो सीधा सीधा अकबर की फोर्सेस के साथ उनका संघर्ष हुआ। बैरम खान के ऑफकोर्स नेतृत्व में थी वो सारी की सारी चीजें, लेकिन हेमू को हरा दिया गया। इसीलिए दूसरी जो बैटल ऑफ पानीपत है उससे रिलेटेड हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कि मुगल साम्राज्य की पुनर्जो स्थापना है, रिस्टोरेशन, वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से हुआ था। याद रखिएगा, रिस्टोरेशन किससे हुआ था? सेकंड से। स्थापना जो हुई थी वो किससे हुई थी और शुरुआत और बिगिनिंग वो पहले से हुई थी। अब हम थर्ड पे आते हैं। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में थी। राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, जो क्षेत्रीय जो शक्तियां जो थी उनका उदय हुआ। और याद रखिएगा जो ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, इसने ये अंग्रेजों के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट रही है। क्यों? क्योंकि जो आप सोचिए कि 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, क्योंकि औरंगजेब के समय तक पूरा का पूरा जो भारत था वो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए पूरा भारत मुगल के कंट्रोल में था, और एक मुगल सबसे जो ताकतवर जो थे वो कौन थे? औरंगजेब। तो औरंगजेब के रहते हुए तो कोई बाहरी ताकतें या कोई बाहरी कंपनी भारत को नियंत्रण कर नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। कैसे करेगी कंट्रोल? बताइए, औरंगजेब थे सामने, कंट्रोल कर पाते क्या? नहीं कर पाते, कंट्रोल नियंत्रण कैसे होता? लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितनी भी जो रीजनल जो क्षेत्रीय जो ताकतें थी उन सब ने आजादी घोषित कर दी। बंगाल ने अलग, हैदराबाद ने अलग, मराठा ने अलग, राजपूत ने अलग, दिल्ली तो सुकड़ करके सिर्फ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र रह गए थे कुछ ही, केवल यही मुगल साम्राज्य बचा था। अब जब इतनी सारी ताकतें हैं वो आपस में सब लड़ रही हैं, बाहर से बाहरी जो ताकत है वो खड़ी होकर के देख रही है अंग्रेज कि पहले इनको लड़ लेने दो, पहले इनको लड़ लेने दो, लड़ लड़ के जब ये मर जाएंगे, इनकी ताकत खत्म हो जाएगी, तब हम आएंगे एंड में, हमारे लिए आसान होगा। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने पहले तो जितने भी जो यूरोपियन ताकतें थी वो सारी लड़ती रही, अमेरिका दूर से देखता रहा, किसको हथियार चाहिए? आपको चाहिए, लीजिए। आपको चाहिए किसको हथियार? आपको, ये लीजिए आप। पहले तो शुरुआत में हथियार सप्लाई करे, बाद में जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ तब वो बिल्कुल एंड में आए और जीत का शहर अपने सर पर रख करके चले गए। तो ऐसा ही जब 1761 में जितनी भी जो क्षेत्रीय ताकतें थी उनमें से सबसे बड़ी एक थी मराठा, क्योंकि मराठाओं ने धीरे धीरे पूरे भारत पर जैसे रेड करके और उस पर अपना कंट्रोल, वर्चस्व स्थापित किया था धीरे धीरे। अब मराठा प्लस बाहर से अहमद शाह अब्दाली, क्योंकि अफगान जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उनकी भी भारत पे नजर थी, वो भी भारत की तरफ आए। आने के बाद दिल्ली के आसपास का जो एरिया है कुरुक्षेत्र का और ये पानीपत का एरिया है, यहाँ पर आमना सामना हुआ। और जब आमना सामना जब दोनों में हुआ तो हार तो गए मराठा, लेकिन अहमद शाह अब्दाली को भी बहुत नुकसान हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ उनको भी। वो जीत गए लेकिन उनके पास भी इतनी ताकत नहीं बची कि अब कि भारत में रह करके वो किसी दूसरे से भी कुछ समय के लिए भी पंगा ले ले। वो ये उनके पास भी इतनी ताकत नहीं। तो बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी ना, उसमें ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन जीतेगा भारत को, उसमें ये डिसाइड हुआ कि भारत की जो सत्ता वो किसको नहीं मिलेगी। और बस कंपनी देख रही थी, फिर उसके बाद कंपनी को मिली। क्यों? क्योंकि आपस में लड़ लड़ के खत्म हो गए थे। ये थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, जो सेकंड बैटल जो थी ना, फर्स्ट बैटल जो थी 1526 जिसमें बाबर आए थे, बाबर जीते थे। तो 2 पॉइंट याद रखना, एक है तुलुगमा कि बाबर जीते क्यों, तुलुगमा स्ट्रेटजी के कारण, और एक है इनके पास और भी थे, जैसे आर्टिलरी पावर भी अच्छी थी, जैसे तोपखाना, और वो किन के अंडर था? उस्ताद अली और मुस्तफा के अंडर में। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। आउटकम क्या था? आउटकम तो आपको पता है, इब्राहिम लोदी को मार दिया गया बैटलफील्ड में, और दिल्ली में जो लोधी वंश था और जो सल्तनत था दिल्ली सल्तनत, उसका खात्मा हुआ और उसका एंड हुआ, और मुगल जो साम्राज्य था, मुगल एम्पायर, उसकी शुरुआत हुई थी। कहां से? 1526 से। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप देखना करंट अफेयर्स में इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। क्या पॉइंट मिलेंगे आपको इस बार? जैसे रिस्टोरेशन ऑफ द हेरिटेज मोन्यूमेंट, जो विरासत के जो स्मारक हैं उनका रिस्टोरेशन मतलब जीर्णोद्धार। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। देखिए, कुछ ऐसे पोर्ट है, जैसे आसीगढ़ पोर्ट हो गया,
जो अभी हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, जिसके इतिहास से कि पृथ्वीराज चौहान, तोमर के बाद पृथ्वीराज चौहान ने चौहान के समय पर कैसे हांसी के चारों तरफ किलाबंदी, वहां पर है एक आसीगढ़ पोर्ट। ये कहां पर है? हांसी। अभी तो हांसी एक अलग से जिला बन गया, पहले हिसार में एक जगह थी हांसी। दिस इज नोन एज पृथ्वीराज चौहान फोर्ट, पृथ्वीराज चौहान का किला इसको बोला जाता है। और ये अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन। स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन मतलब क्या है कि ये जो विरासत है, ये जो स्मारक है, इनको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी है। तो समय समय पर यदि टाइम पे इनको रिस्टोर किया जाए तो ये हमारी जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, हमारे इतिहास की, उसको बचाया जा सकता है, सजो करके रखा जा सकता है। एज अ टूरिज्म हम इसको लंबे समय तक और आगे की तरफ खींच सकते हैं, ताकि हरियाणा में भी टूरिज्म और ऐसे जो हेरिटेज है, जो ऐसी जो कल्चरल जो साइट है, ऐसे जो किले हैं, वो टूरिज्म पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जा सके। उसी के साथ साथ जैसे जल महल हो गया और चोर गुम्बद हो गई, ये कहाँ है? नारनौल महेंद्रगढ़। इनको भी रिस्टोर किया जाए, जैसे रिस्टोरेशन ऑफ शाह कुलीज खान स्ट्रक्चर। बीरबल का जो छत्ता है वो कहां पर है? वो भी नारनौल में है। तो ये क्या है? ये है मेडिवल समय की साइट है, और इनको बोलते हैं द सिटी ऑफ द टोम। इसको क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ टोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, स्टैटिक जीके करके पूछा जा सकता है ये। जल महल और चोर गुम्बद। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। एक और है फिरोज शाह पैलेस। ये कहां है? हिसार में। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 1354 में। और इसमें क्या है? एक और है लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद कहां पर है? यदि ये पूछा जाए सीधा सीधा तो आप क्या बताएंगे? हिसार में है। किससे रिलेटेड है? संबंधित किससे है? फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, ये पॉइंट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा पॉइंट और कुछ डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसके बारे में हमने चर्चा किया, हेमू और उनके बीच में अकबर तो बच्चे थे उस टाइम पे, छोटे थे। उनकी तरफ से कौन सारी चीज संभाल रहे थे? बैरम खान संभाल रहे थे। तो 1556 में जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो थी, वो किन के बीच में लड़ी गई थी? हेमू के बीच में। अब हेमू से संबंधित ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? क्योंकि हेमू का इतिहास इसी क्षेत्र से था। ये रेवाड़ी हो गया, अलवर हो गया, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। देखिए, रेवाड़ी की जो जगह है ना, मतलब हेमू, वैसे तो अलवर, ये जो अलवर के आसपास जो क्षेत्र है, क्योंकि हरियाणा से दक्षिण हरियाणा से कनेक्ट है ये, यहां पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन उसके बाद जो रेवाड़ी जो जगह है, जैसे रेवाड़ी तो डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी एक शहर भी है हरियाणा में, तो रेवाड़ी में मोस्टली उनका वो रहा था, काम रहा था, वो बड़े हुए रेवाड़ी में। उसके बाद जब इन्होंने जीतना शुरू किया, लगातार 22 युद्ध जीते इन्होंने। 22 युद्ध जीतने के बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़े, और जब उनका मुगल जो आर्मी थी उनके साथ जब इनका सीधा सीधा संघर्ष हुआ, तो एक स्ट्रे बुलेट आकर के इनके, एक तीर थी, बुलेट नहीं तीर, मतलब एक, जैसे क्या करते थे उस टाइम पर, राजा को टारगेट बनाने का प्रयास करती थी सेना, कि कैसे भी करके यदि राजा को गिरा दिया जाए तो उनकी जो फौज है उसमें भगदड़ मच जाएगी, कोई भी कोऑर्डिनेशन के लिए बचेगा नहीं, उनको गाइड करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए कि अभी ये करिए, कोई बचेगा नहीं। तो मैक्सिमम चांस ये थे कि हेमचंद्र जो विक्रमादित्य है उसी की ही जीत होती, क्योंकि मुगल जो फोर्स थी वो थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। लेकिन मुगल फोर्स की जो कैवलरी जो थी, जो तीर चलाने वाले जो थे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हाथों में थे। वो बैरम खां और उनकी जो कैवलरी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उनकी स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी थी। जब वो हारते हुए दिखे तो लास्ट चांस लिया बैरम खान ने कि क्यों ना एक काम करते हैं, क्योंकि ये हाथी पर बैठे हैं, पूरे वैसे ढके हुए हैं, खाली आंख दिख रही है, तो उन्होंने जो बेस्ट जो तीरंदाज थे उनको कहा कि जाके आंख पे निशाना बनाओ, कैसे भी करके इतनी तीर मारो, क्या पता एक लग ही जाए। यदि ये लग गए और उसके बाद वो मर गए तो फिर इनकी आर्मी उसमें अपने आप भगदड़ मच जाएगी। और ऐसा ही हुआ, एक तीर आया और उनकी आंख में लगा, ब्लड लॉस के कारण वो अपने हाथी से गिर गए। हाथी से गिरने के बाद आर्मी में उनकी जो फोर्स थी उसमें भगदड़ मच गई और मुगल फोर्स जीत गई। हेमचंद्र विक्रमादित्य की जो फोर्स थी वो हार गई। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। ये कब हुआ था? ये हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, यहां तक डन हो गया। और इससे संबंधित करंट पॉइंट क्या है, मतलब करंट से रिलेटेड, वो ये है कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का स्मारक है, और इस स्मारक को वापस से वो किया जाए, इसका मतलब इस परियोजना का मेनली इसको अपग्रेड किया जाए, इस मेमोरियल को। एंड दिस इज डेडिकेटेड टू हेमू। ये है कहां पर? रेवाड़ी में, रेवाड़ी एंड पानीपत। ये एक पॉइंट है, ध्यान रखना। यहां पॉइंट किससे संबंधित है? हेमचंद्र विक्रमादित्य से संबंधित है, कि वो कहां पर हुए थे, उनका जन्म कहां हुआ था, ट्रेड ग्रोथ और विकास, इसके बारे में बात हुई है। अच्छा, वो रेवाड़ी में पले बड़े हुए, उसके साथ सोल्ट पीटर, गन पाउडर,
इसका व्यापार करते थे, ये पॉइंट याद रखना आप। 22 लगातार उन्होंने युद्ध जीते थे, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द मुगल एंड द अफगान। और उसके बाद जो फाइनल जो था, ही वॉज क्राउंड एट द विक्रमादित्य दिल्ली में 1556 में, मतलब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत से पहले विक्रमादित्य जनरली उपाधि उनको दी जाती थी जो बाहरी जो ताकत है उनको हराए, तो विक्रमादित्य की इन्होंने फाइनली उपाधि ली थी। ये इनका इतिहास है। अब हम आगे चलते हैं, अब फाइनल देखते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से संबंधित। देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन थे? एक साइड मराठा थे, मराठा के कमांडर कौन थे? सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। यहां पर कमांडर कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, मतलब अफगान फोर्सेस में। इन दोनों के बीच में संघर्ष था, मराठा हार गए क्योंकि मराठा के, ठीक है मराठा के पास फोर्स थी, लेकिन मराठा की एक और प्रॉब्लम ये थी कि मराठा की सप्लाई लाइन कट गई थी यहां से, प्लस जो लोकल जो ताकत थी, क्योंकि हरियाणा में थे तो हरियाणा के जाट ने भी साथ नहीं दिया था। क्यों साथ नहीं दिया था? क्योंकि मराठा रेड के कारण साथ नहीं दिया था। मराठा रेड के कारण कैसे? कि मराठा अपने जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है ना, ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन, यहां से बाहर निकलते थे दूसरी जगह पर, जैसे आज का एमपी हो गया, आज का दिल्ली का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, यहां पर जाते थे, जीतते थे, जीतने के बाद टैक्स और इन द फॉर्म ऑफ द जैसे सरदेश मुखी और चौथ वो वसूल करते थे और उसके बाद वापस चले जाते थे। तो मराठा रेड के कारण जो आसपास के जो लोकल जो जनता थी उन्होंने भी मराठाओं का साथ नहीं दिया। यही एक सबसे बड़ा कारण था कि जैसे फेल टू अलाई विद द जाट, ये यहां पर लिखा हुआ कि कूटनीतिक जो अलगाव है ना, उसी के कारण भरतपुर के जाटों व अवध के जो नवाब थे उन्होंने उनको समर्थन नहीं दिया, और जब उनका समर्थन नहीं मिला तो रसद आपूर्ति के कटने के कारण, ये जो है यहां से सप्लाई लाइन के कटने के कारण यहां पर फंस गए। सॉरी, यहां पर फंस गए थे कौन? मराठा। और जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई तो उसमें मराठा को भारी नुकसान हुआ, हार गए थे, लड़ाई तो हार गए थे, लेकिन हाँ वो ठीक है, उन्होंने अफगान को भी इतना कमजोर कर दिया था कि वो भारत को कंट्रोल नहीं कर पाए, भारत पे उन्होंने वापस चले गए वो। दूसरे साइड कौन थे? अहमद शाह अब्दाली। स्टैटिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो पेपर में आएगी। अहमद शाह अब्दाली, एडवांटेज क्या थी इनके पास? इनकी कैवलरी बहुत मजबूत थी, घुड़सवार मजबूत थे, सेना मजबूत थी, और क्षेत्रीय रसद के जो मार्ग जो थे वो इन्होंने अपने हाथ में रख रखे थे, कंट्रोल में रख रखे थे, प्लस लोकल जो थे कुछ उनका सपोर्ट तो था ही। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो मराठा के लिए कैसे रहा? कैटास्ट्रोफिक रहा। पूरा का पूरा जो संपूर्ण भारत पर जो मराठा का जो वर्चस्व था वो पूरा का पूरा ढह गया, सब टूट गया, और राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। और इसीलिए अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया, इसका फायदा उठाया। यहां पर क्या है? यहां पर पूरे के पूरा इसमें ये एक टेबल में बताई गई है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत युद्ध मतलब कौन से वर्ष में था, पक्ष कौन कौन से थे दोनों साइड, ये बताया गया है। मुख्य जो इनके कारण था, मतलब जो रणनीतिक जो चीजें थी वो सारी यहां पर मेंशन है जो आपके एग्जाम में आएगी। और ऐतिहासिक इसका प्रभाव क्या रहा, क्योंकि जब हम फर्स्ट बैटल पानीपत, थर्ड बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम क्यों पढ़ते हैं इनको? क्योंकि इनका इतिहास के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। बैटल ऑफ तरेन को इतिहास के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। यदि बैटल ऑफ तरेन नहीं होती तो स्लेव वंश की स्थापना ही नहीं होती। यदि यहां पर बैटल ऑफ पानीपत नहीं होती पहली बैटल, तो मुगल्स इंडिया में कैसे? देखिए दिल्ली जो सुल्तान वंश जो था, जो स्लेव वंश जो था वो अलग था, मुगल वंश अलग था। मुगल में भी अलग अलग डायनेस्टी, यहाँ स्लेव वंश में भी अलग अलग डायनेस्टीज थी, मुगल्स अलग थे। आप दोनों को एक वो करके मत पढ़िएगा। फर्स्ट बैटल इसी चीज को दर्शा रहा है क्या, कि किस किस के बीच में था? दिल्ली सल्तनत के जो इब्राहिम लोदी थे उनको हटा करके बाबर आ गए थे और मुगलों का शासन शुरू हो गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 किन के बीच में था? अकबर और हेमू। सेकंड बैटल को क्यों पढ़ते हैं? यदि हेमू जीत जाते तो इनको तो विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी, तो हो सकता है कि पहले बार इंडिया को नॉर्थ इंडिया से हो सकता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, मतलब दिल्ली से पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक लोकल रूलर आ जाता और वो हो सकते थे हेमू, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इनको हरा दिया गया। ठीक है, इसीलिए सिग्निफिकेंट है ये हो गया यहां पर मुख्य इसके कारण। और ये ऐतिहासिक प्रभाव, मुगल्स ने अपने आप को रिस्टोर किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्यों है? क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद सबका सुपड़ा साफ हो गया। फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद फाइनली कंपनी ने सारा लाभ उठा लिया। भाई लड़ाई कर रहे हैं, करने देते हैं, बाद में देखेंगे, तो कंपनी जीत गया। बाद में आप देख लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया फाइनली। सो इसलिए एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई, जब पढ़ेंगे ना, कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने ये डिसाइड किया कि किनको नहीं मिलेगा भारत। ये डिसाइड नहीं किया किसको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म कर दिया कि ना तो आपको मिलेगा मराठा, क्योंकि दोनों लड़के अपनी सारी ताकत खत्म कर ली। उसी के बाद आगे चलते थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए
उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नॉर्थ जो हरियाणा है, यहाँ पर सिख मूवमेंट, सिख आंदोलन हुआ। बंदा सिंह बहादुर ने अपना ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वो स्थापित किया धीरे धीरे, जैसे खारखोदा, लोहगढ़ हो गया, ये बने, ये जितने भी जो क्षेत्र थे इनमें सिख मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पर मुगल्स को बड़ा जो लेटर जो मुगल आए थे ना, उनको सीधा सीधा चैलेंज मिला यहाँ से। ये जो क्षेत्र था जहां पर सिख मूवमेंट शुरू हुआ, एक जगह याद रखना, लोहगढ़, अभी अगला पेज आएगा उसमें हम देखेंगे भी। उसी के साथ साथ सेकंड देखना, यहां पर जो था इस वाले क्षेत्र में जाट ने अपना कंट्रोल किया, जो महाराज जैसे सूरजमल हो गए भरतपुर के। एक्सटेंडेड मैसिव इन्फ्लुएंस ओवर द गुड़गांव, मतलब ये गुड़गांव के, रोहतक के, फरीदाबाद, ये जो क्षेत्र है गुड़गांव हो गया, ये रोहतक हो गया, फरीदाबाद वाला क्षेत्र हो गया, यहां तक उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया, कंट्रोल किया। उसी के साथ साथ एक अशांति और टर्बुलेंस का जो फेज था वो था रोहिल्ला और मराठा। दे एंगेज इन अ कांस्टेंट पावर स्ट्रगल, मतलब रोहिल्लाज और जो मराठा जो थे आपस में इनका संघर्ष रहा और काफी समय तक रहा। यहाँ पर लिखा हुआ रोहिल्ला और मराठा के जो संघर्ष ने हरियाणा को सबसे अशांत राजनीतिक केंद्र बनाए रखा इस समय। तो 3 पावर सेंटर थे मेनली, मतलब हरियाणा में भी फ्रेगमेंट हो चुके थे। जैसे यहाँ पर सिख मूवमेंट थी, इधर जाट का नियंत्रण था, जगह जगह पर रोहिल्लाज का था, रोहिल्ला की मराठा के साथ संघर्ष था। तो ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये इस बार न्यूज में था, द लोहगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स। लोहगढ़ किन से संबंधित है, देखिए, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द सिख स्टेट, और सिख जो स्टेट था वो किसके अंडर था, बंदा सिंह बहादुर के अंडर। याद रखिएगा ये। मैसिव मेमोरियल एंड द आर्ट स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम बीइंग बिल्ट हेयर, यहां पर बनाया जा रहा है वो। खारकोदा कहां पर जगह है, सोनीपत में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और एक ये पॉइंट भी याद रख लेना, बाकी एज सच ये पूछा तो जाएगा नहीं सदोरा, कोई उसमें वो पॉइंट नहीं है। लेकिन ये लोहगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स है कहां पर, सीधा सीधा पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहां पर है, यमुनानगर। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ अब देखिए, एक और है जो करंट अफेयर से लिंक होकर के आया, और 3 साइट न्यूज में थी। एक है यहां पर कबूलीबाग मोस्क, कहां पर है, किसने बिल्ड करी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। शेख चिल्ली का मकबरा 2019 में पूछा हुआ, एचसीएस में पेपर में आया हुआ है खुद से, ये देखिए 2019 में आया, मैच द फॉलोइंग करके। शेख चिल्ली का मकबरा कहां है, कुरुक्षेत्र में। और इस बार ये न्यूज में भी था, क्योंकि क्या है कि 100 लगभग 100 से ज्यादा जो ऐसे हिस्टोरिकल जो साइट है उनको डिजिटलाइज बना दिया गया। डिजिटलाइज मोन्यूमेंट, स्मारक ऐसे बना दिए गए हैं ताकि उससे इजीली जियो टैगिंग की जा सके। जियो टैगिंग से फायदा यह है कि उस साइट को रिस्टोर कर सकते हैं, उसमें जो टूरिज्म उसको मैनेज कर सकते हैं इजीली। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, कोई भी इशू हो तो आप उस पर ऑनलाइन जाकर के आप अपनी सजेशन डाल सकते हैं। तो और साइट का इजीली जियो टैगिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये इसमें है स्टेट हेरिटेज मैनेजमेंट जो सिस्टम है, उसमें एक पॉइंट ये भी है, जियो टैगिंग ऑफ द मेडिवल मोन्यूमेंट, मतलब मध्यकालीन जो स्मारक है उनका जियो टैगिंग है। उसी के साथ साथ डिजिटल अभिलेख, मतलब वर्चुअल एसेस, वो आपको मिल जाएगा इसके तहत। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। सो ये हो गया आज के सेशन से संबंधित। और आज के सेशन को यदि आप देखते हैं तो आज के सेशन की जो मूल पंचलाइन है वो यही है, बाय द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी जो तक है, हरियाणा एक ऐसा राजनीतिक चौराहा बन चुका था जिस पर उत्तर भारत की लगभग हर बड़ी शक्ति ने अधिकार जमाने का प्रयास किया था। और क्यों किया था अभी तक आप समझ गए हो। इसीलिए हरियाणा के कल्चर और हरियाणा संस्कृति, उसके समाज के ऊपर, लोगों के दिमाग के ऊपर, लोगों के शरीर के ऊपर भी इनफैक्ट इतिहास का सीधा सीधा असर है। आप देखिए, किसी टाइम पर महाजनपद के समय से ये बैटल ग्राउंड रहा है। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तरेन का युद्ध कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। तो सीधा सीधा है। और यहाँ के लोगों में भी एक मार्शल एटीट्यूड और जो मार्शल रेस बन गई इतिहास के, जब आप देखोगे समझोगे ना, तो जाट है, मार्शल रेस है एक। इसीलिए जाटों का कंट्रीब्यूशन आर्मी में ज्यादा है, इसीलिए भाषा इतनी ज्यादा खड़ी है, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस उनके साइकोलॉजी में भी है, प्लस फिजियोलॉजी में, शरीर में भी है। ये एक उसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है ये। चले आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां का आज का सेशन था, और जो अगला सेशन होगा उसमें हम 1803 से जो सुरजी अंजन गांव जो ट्रेटी है, संधि, जहां से अंग्रेजों का आगमन हुआ उसमें हरियाणा में, वहां से हम पढ़ेंगे। ये था आज का सेशन। और ये तो पीडीएफ है, अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। अपने नोट्स बनाना चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।